और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एक बार फिर हुई बेइज्जती की। दुनिया भर में आज उनके लिए ब्लैक फ्राइडे था। जिस तरह से उनको खास तौर से FATF ने बेइज्जत किया है, अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, जो कि नजर रखती है टेरर फंडिंग पर कि किस तरह से पैसा जा रहा है और सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। उनके मापदंडों पर, उनके पैमानों पर पाकिस्तान बेइज्जत हुआ है। 40 मानकों या 40 पैमानों में से सिर्फ 32 का भी वो पालन नहीं कर पाया है। चलिए, मैं सुशील जी आपके पास आना चाहूंगा। तफसील से चर्चा हुई थी, मैं चाह रहा था आपके बाद ब्रेक के पास बाद ही आऊं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसके दूरगामी नतायज अगर हम देखने समझने की कोशिश करें तो आपको क्या लगता है, क्योंकि पल पल तो बेइज्जती हो ही रही है, लेकिन ये मामला और कितनी दूर तक जाएगा जो हिंदुस्तान ने चारों ओर से जाल बुन दिया है। अब तो साफ कहने की बात है, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के बाद ही जी न्यूज पर कहा था, हमारे साथ खास इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने कहा था कि पुलवामा करके पाकिस्तान ने बहुत गलत कर दिया, बहुत ज्यादा गलत कर दिया। ये बात उनके थे। उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं बालाकोट और फिर चीजें लगातार आपके सामने। इमरान भाई, यहाँ बड़ी सीधी सी बात है। हिंदुस्तान में एक कहावत कही जाती है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। यही इसको हम और साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल भी मिलते हैं। बेशक हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों 1947 में एक साथ आजाद हुए थे। हिंदुस्तान ने अपनी सारी ऊर्जा तरक्की के कामों में लगाई और आज देखिए, आज हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया है। हमारे यहाँ हम दुनिया को इंजीनियरिंग में एक्सपोर्ट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में एक्सपोर्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हॉस्पिटैलिटी में, नॉलेज में, क्या नहीं करते। वी आर अमंग द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द वर्ल्ड ग्रोथ, वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड डेवलपमेंट। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान टेरर एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव चीजें एक्सपोर्ट करता है। तो जहां पाकिस्तान ने चुना अपने ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव कामों में लगाने के लिए, तो वो डिस्ट्रक्शन ही शुरू हो गया। उन्होंने अपने नुमाइंदों को, अपने लोगों को तालीम जो दिया, आतंकवाद का दिया, बम फोड़ने का दिया और डिस्ट्रक्शन का दिया, तो वो उधर ही बिजी हैं। अब बात ये आती है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे जी, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपनी ऊर्जा को लगाया पॉजिटिव कामों में। हमने फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी ग्रोथ अचीव की। हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में क्या है? 15 साल की डेमोक्रेसी, 15 साल की डेमोक्रेसी है, और वो भी फ्रेगमेंटेड है और वो भी स्यूडो डेमोक्रेसी है। आज इमरान साहब भले ही डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि सरकार कौन चला रहा है? सरकार ISI चला रही है। सरकार में दबाव पूरा का पूरा आतंकवादियों का है, फौजियों का है। अभी 2 दिन पहले इमरान साहब ने कहा कि हमें पक्की सूचना है कि हिंदुस्तान में आतंकवादी हमला होने वाला है। भाई, आपको कैसे पक्की सूचना मिल गई है कि आतंकवादी हमला होने वाला है? इतने लोग तैयार बैठे हैं हिंदुस्तान में घुसने के लिए। तो सीधे सीधे सरकार, पाकिस्तानी सरकार के तार आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं और वो कहीं ना कहीं ISI उसको गवर्न कर रही है। तो इसके नतीजे, दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं? मुझे जो दिखाई दे रहा है कि अब POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान के हाथ से जाने वाला है। मुझे दिखाई दे रहा है कि बलूचिस्तान टूटने वाला है। मुझे दिखाई दे रहा है कि सिंध एक अलग प्रांत बनने की तैयारी में है। मुझे दिखाई दे रहा है कि पंजाब में भी विघटन होने वाला है। क्योंकि, और सीधे सिंपल शब्दों में एक लाइन में अगर इसको समअप किया जाए तो पाकिस्तान गृह युद्ध के कगार पर खड़ा है। ठीक है। और उसका अगर रिफ्लेक्शन हम देखें तो ये दिखता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा लेके पूरी दुनिया के मुल्क दर मुल्क घूम रहे हैं और उनसे समर्थन मांग रहे हैं और कोई भी समर्थन देने को तैयार नहीं है। ठीक है। इमरान खान कहते हैं कि अब हिंदुस्तान से, उनकी सरकार कहती है, संजय के चड्ढा जी, कि अब हिंदुस्तान से अब किसी भी मुद्दे पर कोई बात नहीं की जाएगी, कभी भी नहीं की जाएगी। मतलब अभी उनका ये स्टैंड है, कभी बात नहीं करेंगे किसी भी मुद्दे। चिढ़ गए हैं, बौखला गए, होता ना जैसे कि बिल्कुल चिढ़ जाता है जब कोई जल जाता है, और या हम इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल हर तरफ से मारा जाता है, तो अब बात ही नहीं करेंगे। तो इसका क्या असर होगा और उन पे कितना होगा? ये हम पे तो कोई असर नहीं, हम तो ध्यान ही दें। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा कि लगातार अमेरिका से भी बात की, ट्रंप साहब से भी बात की, तो कहा कि क्षेत्रीय जो वहां के देश हैं वो अपने आप को कंट्रोल में रखें, नाम तक नहीं लिया। मतलब हम तो तवज्जो ही नहीं दे रहे। देखिए, इसका जो पूरा 100% फर्क जो है वो उन्हीं पे पड़ेगा। जो लाभ हो रहे थे भारत के साथ बायलैटरल रिलेशंस के, उनके यहाँ पे, उसका जवाब भी है हमारे पास इमीडिएटली। आप देखिए, वहां सब्जियों तक की कीमतें हजारों रुपए किलो के हिसाब से हो गई हैं।
क्या क्या होगा उसका। तो ये अपने देखते हुए अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि हमारे प्रधानमंत्री की 32 मिनट की वार्तालाप हुआ अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ, सदर के साथ। उस 32 मिनट में जो पहले इनिशियली सारी जो बातचीत हुई वो बायलैटरल टॉक्स, बायलैटरल इश्यूज के ऊपर हुई कि कैसे हमने बिजनेस बढ़ाना है या तमाम चीजें पॉजिटिव वे में, नंबर 1। उसके बाद भी पाकिस्तान के बारे में डायरेक्ट कोई बात नहीं की हम लोगों ने। हमने कहा कि इस रीजन में कौन सी कंट्री क्या कर रही है, इस रीजन के बारे में हमने बात की, बिकॉज हम इस रीजन के चाहे कुछ भी कोई भी कह ले, सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े लीडर अगर कोई है तो हम ही हैं। ये बात सबको पता है। विश्व में आज हम लोग ऑलमोस्ट हर चीज में पहले या दूसरे या तीसरे नंबर पे हैं। बिगेस्ट इकोनॉमी है हम, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी, चौथे या पांचवें नंबर पे हम लोग आ गए। तो हमारा और पाकिस्तान का कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन अब ये बात कौन उन्हें समझाए। पिछली बार हम लोग अपने ही कार्यक्रम में ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो लीडरान हैं उनको कौन ये बताता है कि ये आप बोलिए। देखिए, जहां का जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अलवी जो है, उन्होंने ये कहा कि हम जिहाद करेंगे कश्मीर के ऊपर जाके। आप देखिए, रिलीजन का और जिहाद, कौन सा जिहाद का मायना क्या होता है, ये क्या वो जानते हैं? 52 के 52 जो इस्लामिक मुल्क हैं उनसे पूछिए आप, वहां पे बताएंगे कि जिहाद का मायना क्या होता है। ये जिहाद कर रहे हैं सिर्फ कश्मीर के इशू पे आके, वो जिहाद करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट इज सेइंग सो। तो आई डोंट नो कौन उनको, और उनके जो स्पीचेस होते हैं उनको कौन ऑथर कर रहा है, कौन लिखता है उनके लिए, कौन उनके पीछे अक्ल लगा रहा है। हर चीज को देखिए, गवर्नमेंट जब चलती है तो एक ही आदमी का दिमाग नहीं होता कि सिर्फ इमरान खान, वहां पे पूरा एक अमला होता है जो इस चीज को डिसाइड करता है कि आपने क्या बोलना है, क्या करना है, हर चीज। और प्रेसिडेंट का तो खास तौर से ये बल्कि होता है, इवन ये कहा जाता है, हम लोगों ने शुरू से बचपन से सुनते आए कि प्रेसिडेंट की तो स्पीचेस भी लिखी जाती हैं और प्रेसिडेंट उसको सिर्फ डिलीवर करते हैं। और ये इस तरह के स्पीचेस दे रहे हैं। आखिरी कार्ड है जिहाद, मजहबी। यासिर जिलानी साहब, जिहाद की बात करना मुबैना, और जिस तरह की बातें वहां से हो रही हैं, मतलब जो इल्जामात उन पर लगते रहे हैं, किस तरह से वो मजहब के नाम पर दहशतगर्दी करवाते हैं, वो खुद उसमें कहीं ना कहीं उलझते चले जा रहे हैं। वही उनका आखिरी कार्ड भी होता है। देखिए, हम लोग अभी जब डिबेट कर रहे हैं, आप पीछे फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं, एक बारी आप वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को दिखाते हैं और जो दूसरी तीसरी फोटो आती है वो सब जो छटे हुए आतंकवादी हैं, जो सबसे उस मुल्क को जो दीमक की तरह ख़त्म कर रहे हैं। वो मौलाना हाफिज बैठा हुआ है, मसूद अजहर है। इन लोगों पे उन्होंने कभी लगाम नहीं लगाया। उन्होंने वहाँ के समाज को, इन लोगों ने अपने मुट्ठी के अंदर कैद कर रखा है। जो प्रोग्रेसिव सोच की वहाँ की सोसाइटी और वहाँ के नुमाइंदे थे, उनको उन्होंने कहीं ना कहीं अंदर डाल रखा है, क्योंकि वो ताकतवर हैं। इस वक्त फौज भी उनके साथ है, जो चाहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल ये बात सच है कि इमरान खान साहब ठीक है कि दिखाई दे तो रहे हैं कि चुने हुए वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सारा का सारा काम जो है उनके पीछे से फौज करती है। फौज जो कहती है वही किया जाता है। नहीं तो बाजवा का टेन्योर नहीं बढ़ाया जाता। बाजवा के लिए इनके खुद के स्टेटमेंट इमरान खान साहब के रहे हैं कि हम जब आएंगे तो हम किसी भी इस तरह के मिलिट्री के हेड को एक्सटेंशन नहीं देंगे। लेकिन देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी जो इन्होंने चुनाव में वायदा किया था, वो सब झूठ निकली। मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। मैं वहां के अवाम से ये कहना चाहता हूं कि आपने किस तरीके के ऐसे आदमी को, जिसका अपनी ऋण जो होती है उस पे भी वो खड़ा नहीं हो सकता, जो बात उसने कही वो बात पूरी नहीं करी। ये सवाल तो वहां के सिविल सोसाइटी से, वहां के बुद्धिजीवी वर्ग से, उन लोगों को अपने प्राइम मिनिस्टर से करना चाहिए कि एक ऐसा मुल्क जिसने हमेशा बढ़ के आपके साथ खड़े रहने की आगे से पहल करी, आपने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन दिक्कत तो यह है ना कि वहां की आवाम इस तरह की बरगड़ाई हुई है कश्मीर के मामले पर। आप देखेंगे वहां, नहीं मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये जो आप अभी एक क्वेश्चन लाए थे ना जिहाद वाला, ये बेहद खतरनाक चीज है। इस्लाम में, अगर इस्लाम के नजरिए से ये लोग वहां के आवाम को वरगलाना चाहते हैं, उनको वरगला के बाहर लाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कि वहां भी जो
लोग रह रहे हैं वो इस्लाम को जानते हैं, और पूरे दुनिया में 1437 साल हो गया इमरान साहब इस्लाम आए हुए, इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, और इस्लाम में कहीं भी इस तरह की चीजें जो अपने आप को विक्टिम प्ले करके एक जो देश है जिसमें सिर्फ मोहब्बत, इत्तेहाद, अखलाक और भाईचारा का पैगाम देता है, उसके खिलाफ आप नफरत फैला के कौन सा जिहाद करना चाहते हैं? किस पॉइंट पे आप वहां के आवाम को यह समझा पाएंगे कि अगर नजरिया इस्लाम अगर आप उनको बताने जाते हैं, तो मैं नौजवानों से कहता हूं वहां के जिस तरीके के से बलूचिस्तान के नौजवानों को समझ में आ गई है, जिस तरीके से फाटा के नौजवानों को समझ में आ गई है, सिंध के नौजवानों को समझ में आ गई है कि हमारा मुस्तकबिल इनके सहारे चल के नहीं होगा, वो खुद सामने आए। अगर अपने देश को देखिए, कोई भी देश जो होता है वो दूसरे के देश, दूसरा जो देश है इमरान साहब, तो वो दूसरा देश है उसको खत्म नहीं करना चाहता है, लेकिन जो इनकी करनी है और इनके जो लीडरान की करनी है, जो वहां के लीडर्स हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे इसके पहले भी है, आप इनके अपोजिशन के लीडर के बयान सुनेंगे, ऐसी ऐसी बातें वो पार्लियामेंट में कहते हैं। वो पार्लियामेंट में अपने ही प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं सर, मतलब आप ये बदमाश कहते हैं। आ रहा हूं सर आपका एक छोटा सा वक्फा एक यहाँ पर और लेना पड़ेगा, इसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अभी पाकिस्तान के लिए ब्लैक फ्राइडे हम बात कर रहे हैं FATF के एक अहम फैसले की, जिसके चलते टेरर फंडिंग को लेकर के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है और अब ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस में है, रणनीति जारी है, हिकमत अमली हिंदुस्तान की कूटनीति इस वक्त जारी है पूरी दुनिया में पाकिस्तान को फंसाने की, और अब तो ये खुलेआम है, क्योंकि जिस तरह से वो कश्मीर को लेकर के रोना रोता था और जिस तरह से हमने कार्रवाई की, उसके बाद जो उसका रुख है, उसके बाद हम अपनी कूटनीति पर चल रहे हैं। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, ये जो फ्रांस का दौरा है और फ्रांस का जो हमारे तई गर्मजोशी भरा इस्तकबाल है, हमने देखा वहां के हिंदू नजाद लोगों को भी वजीर आजम ने खिताब किया, लेकिन वहां के सदर जिस तरह से गले लगा रहे हैं, जिस तरह की बात रख रहे हैं, उससे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि फ्रांस एक अहम रुकन है, अगर हम बात करें दुनिया में उसका अपना एक दबदबा है, वो अगर हमारे साथ कुछ अहम मुद्दों पर होता है या हमारा साथ देता है तो कितना बड़ा असर होगा? देखिए इमरान भाई, आपके इस प्रश्न का जवाब मैं 2 पंक्तियां सुनाकर करना चाहूंगा। वो पंक्तियां हैं कि आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी है, तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। अगली लाइन सुनिएगा आप, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। बात को समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये वीर का प्रमाण है भारत क्या, कि आज पूरे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की भूमिका को बहुत ही गंभीरता से देखा जा रहा है। आपने फ्रांस की बात की जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे और फ्रांस के रिश्ते आज से नहीं, आजादी के दौरान से हैं। हालांकि फ्रांस की कंपनी भी आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, लेकिन हमारे और फ्रांस के जो रिश्ते हैं 1947 से ही बहुत ही कॉर्डियल हैं। और खास तौर से तब जब मई 1956 में ट्रीटी हुई थी और फ्रांस ने कहा था कि जो भी हमारे हैं मतलब संस्कृति है, कल्चर है, उसका ध्यान रखा जाएगा। ये वही फ्रांस है जिसने लगातार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के परमानेंट मेंबरशिप को पुश किया। ये वही फ्रांस है जिसने भारत के मेंबरशिप को G8 और G20 में एक्सपेंडेड रूप में रखने का समर्थन किया जी। आज आप हमारे और फ्रांस के रिश्ते की बात करते हैं, कितनी मजबूती है हमारे रिश्तों को, उसको आप पॉलिटिकल रिलेशन में देख सकते हैं, आप उसको डिफेंस में देख सकते हैं, आप उसको इकोनॉमिक कोऑपरेशन में देख सकते हैं, आप उसको स्पेस रिसर्च में देख सकते हैं, आप उसको कल्चरल सेटअप में देख सकते हैं। मैं अगर 1 बाय 1 गिनाना सुनूं, पॉलिटिकल रिलेशन की जहां तक सवाल है, तो फ्रांस ने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील कर रखा है, जिसके तहत जैतापुर में 6 यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर लगाए जा रहे हैं। डिफेंस में हमारा कोऑपरेशन है। अभी आप देखिए राफेल विमान सितंबर के पहले वीक में डिलीवर होने जा रहा है। आप काउंटर टेररिज्म की, ये काउंटर टेररिज्म है जिस पर इंडिया और फ्रांस एक साथ खड़े हैं, और उस काउंटर टेररिज्म पर भारत और फ्रांस के रिश्ते तब से बहुत मजबूत हो गए
जब से 2015 में फ्रांस में टेररिस्ट अटैक हुए थे। हालांकि 2008 में मुंबई हमले में फ्रांस ने समर्थन किया था भारत का, लेकिन जिस प्रकार से 2015 के बाद रिश्तों में गर्माहट आई है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आप स्पेस की बात करें, आज स्पेस की बात करें तो ओशियनसैट 3 सैटेलाइट हमारा फ्रांस के साथ है। आज हमारा इसरो फ्रांस के CNES के साथ कदम से कदम मिलाकर रिसर्च कर रहा है। फ्रांस का जो एग्रो सिस्टम है 2018 में हमने उसके साथ लॉन्च किया। और तो और अभी पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की थी, अगर आपको याद हो तो, और इस साल भारत के प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की यात्रा है। तो इस प्रकार से इंडिया और फ्रांस के रिश्ते इतने गहरे हैं कि इसको पाकिस्तान समझ नहीं सकता। आप देखिए बहुत क्लियर है किस प्रकार से फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात क्लियर कर दी कि इट इज अ पर्सनल मैटर ऑफ इंडिया, इंटरनल मैटर, और इंडिया एज ए सोवरेन कंट्री, हर राष्ट्र को अपनी संप्रभुता को बचाने का हक है। बात ही खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारा रिश्ता है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, ये मैंने क्यों कहा कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। आप अभी देखिए किस बहुत एक मामूली सी आपको मैं इंडिकेट करना चाहूंगा, बात बहुत मामूली सी है, लेकिन एक शेर है ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह यूं ही उदासी का सबब पूछेंगे। अभी हरियाणा में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा, आपने गौर किया? इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के डॉक्ट्रिन को उन्होंने टच किया। पहले हमारी पॉलिसी हुआ करती थी क्या, नो फर्स्ट यूज। उन्होंने कहा ये कोई गारंटी नहीं है कि नो फर्स्ट यूज होगा, परिस्थितियां डिसाइड करेंगी कि हम नो फर्स्ट यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, पाकिस्तानी मीडिया ना, पाकिस्तानी मीडिया बौखलाने दीजिए। जब कारगिल हुआ तब इन्होंने न्यूक्लियर वार की धमकी दी, एस्केलेशन कहा इतना बढ़ गया है। अभी जब एयर स्ट्राइक किया 2016 में इंडिया ने, तब इन्होंने न्यूक्लियर एस्केलेशन की धमकी दी। पुलवामा किया तब इन्होंने न्यूक्लियर एस्केलेशन की धमकी दी। इस धमकी का जवाब आपको राजनाथ सिंह जी के उस स्टेटमेंट में मिल जाएगा, इट इज नॉट वेरी श्योर, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस वेदर विल यूज इट फर्स्ट आर नॉट। और आपको याद दिला दूं, जब मनोहर पर्रिकर साहब हमारे रक्षा मंत्री हुआ करते थे, एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस में ये स्टेटमेंट कह दिया था, क्या कह दिया था कि ये कौन सी परंपरा है कि हम उस बात का इंतजार करें कि हम पर हमला हो। तो पाकिस्तान को चीजों को समझना पड़ेगा अब कि किस प्रकार से इंडिया इंटरनेशनल स्टैंड पर, इंटरनेशनल मुद्दे पर हार्ड स्टैंड ले रहा है, और ये मोदी दौर है, विल पावर मजबूत है, और सरकार भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। सुशील जी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है फाइनली अभी हम देखते हैं 23 से 26 तारीख तक का, इसने भी कहीं ना कहीं बहुत सारे संकेत दे दिए, बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी पर सीधा अटैक किए पूरी दुनिया में मैसेज भी चला जा रहा है, और सामने वाला सिर्फ बौखलाहट में है और अटैक पर अटैक कर रहा है जबानी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। देखिए जो 23 से 26 का दौरा है, जो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। और हिंदुस्तान के लिए तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इन मुल्कों में बहुत सारी आबादी हिंदुस्तान की वर्कफोर्स है जो वहाँ की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रही है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, और उनके विकास में उन्होंने बहुत अपना खून पसीना लगाया है, और साथ साथ वो वहाँ से मनी भी रिपेट्रिएट करती है, जो कि हिंदुस्तान में हर साल करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आता है। यहाँ मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को अब जरा नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम दोनों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, एक साथ आज़ाद हुए थे। फ़र्क ये रहा कि हिंदुस्तान ने अपनी प्रायोरिटीज़ तय की कि हमें अपनी एनर्जी विकास में लगानी है, हमने अपनी एनर्जी ग्रोथ को लगानी है, देशवासियों की ग्रोथ के लिए, और जो नागरिक हैं उनका विकास करना है, और पाकिस्तान ने अपनी एनर्जी थोड़ी सी डाइवर्ट कर दी। तो उसका नतीजा ये होने वाला है कि आज वो गृह युद्ध की कगार पे खड़ा है और टूटने के लिए तैयार बैठा है। देश किसी भी, आप देखिए डाउन द लाइन 3 से 5 साल 7 साल में पाकिस्तान टूट सकता है, क्योंकि सारा का सारा ऊर्जा, अपनी सारे के सारे रिसोर्सेज वो टेरर फंडिंग में लगा रहा है। यहाँ मैं एक चीज़ और थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं लंबे समय तक गल्फ़ में रहा हूँ। मैंने वहाँ 2 मिनिस्ट्रीज में काम किया है, वहाँ टीचिंग प्रोफेशन में भी रहा हूँ और जर्नलिज्म भी किया है। तो वहाँ मेरा अनुभव ये रहा है कि जितने भी हिंदुस्तानी गल्फ़ में जाते हैं,
95% of them, they want to settle down back in India, back home in India. But I did not find any single पाकिस्तानी जो ये कहे कि मैं सेटल होऊंगा वापस पाकिस्तान में. कोई भी पाकिस्तानी NRP जिसको हम बोल सकते हैं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, उनका नेक्स्ट टारगेट होता है यूरोपियन कंट्री. वो गल्फ मुल्कों में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपना प्रोफाइल इंप्रूव करते हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं परमानेंटली. कोई उनका किसी का भी अनुभव ऐसा नहीं होता कि गल्फ से गए, वो पैसा कमा के पाकिस्तान आए तो पता चला कि वो लूट खसोट इतनी ज्यादा है कि वो अपना प्रोफाइल शो ही नहीं करना चाहते कि हम गल्फ में चले गए, हम विदेशी हो गए हैं. जबकि हिंदुस्तान में मामला दूसरा है. यहां आप गर्व से कहते हैं कि हम विदेशी हो गए, दे रिमेन डाउन टू अर्थ, नॉर्मल रहते हैं, पोलाइट रहते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा देश की मतलब वो अपने लोगों के लिए भी सेफ मुल्क नहीं है, या वो आना नहीं चाहते, पसीदा मुल्क नहीं. मतलब अपने लोग भी अगर एक बार निकल जाए तो दोबारा आना नहीं चाहते. जबकि मिट्टी से तो इंसान को कहते हैं इतना प्यार होता है कि चाहता है कि लौट के आए यासिर साहब, और अपनी मिट्टी में अपनी मिट्टी में अपनी आखिरी सांसें आना चाहता है. जी. देखिए, अभी आपने जो बात कही उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं. मिश्रा जी ने तो शानदार रिसर्च के साथ जितने जज्बात आज इनके दिखाई दे रहे थे वो समझ सकते हैं, क्योंकि आदमी के अंदर गुस्सा आ जाता है और अब वो अपने जज्बात को सामने रखता है. बहुत शानदार बात रखी. लेकिन मैं एक नई तरीके के अपील करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज़ देखी है अभी हाल फिलहाल. आप देखिए, चीन बिल्कुल खामोश है. चीन से कहीं किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही है. हमारा बस एक मकसद होना चाहिए, अब आज से हम ये तय करें और यहाँ से शुरुआत करें कि स्वदेशी चीज़ों पे हम फोकस करें, अपने लोगों में ये मैसेज दें. क्योंकि चीन की अगर कमर तोड़नी है तो चाइनीज मार्केट को यहाँ से खत्म करना होगा. चाइनीज मार्केट को खत्म करेंगे तो चीन को एहसास होगा, और चीन को इसका एहसास दिलाया है भारत के लोग. लेकिन सोशल मीडिया पर तो ये बात भी चल रही है यासिर गिलानी साहब की बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच भी यहाँ पर खुलने जा रही है, तो उसको कैसे देखें? देखिए, सुन लीजिए, हमारा मकसद क्या है. हम अपने जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमें जानते हैं, बैंक ऑफ चाइना खुलेगा, उसके किस टर्म एंड कंडीशन में वो भारत में आएगा, वो जब आएगा तो देखा जाएगा. उससे भारत के लोगों को कितना फायदा होगा. लेकिन जो ये छोटी छोटी मार्केट के अंदर चाइनीज चीजें हैं, जिसकी वजह से भारत की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनकी आज कमर टूट गई है, उनकी कहीं ना कहीं मार्केट खत्म हो रही है. हम उस पर अगर फोकस करते हैं तमाम, ये मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी की सोच है, क्योंकि मैं स्वदेशी के साथ जुड़ा रहता हूं. मेरा एक मकसद है कि स्वदेशी जो हमारा एक नारा है उसको आगे बढ़ाया जाए, उस पर काम किया जाए. तो मुझे लगता है कि ये सीधा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ. पाकिस्तान अगर अभी किसी एक कंट्री के ऊपर जरा सा अपने आप को चौधराहट लाता है, वो है चीन. क्योंकि चीन का बहुत जबरदस्त स्टेक पाकिस्तान के अंदर है, उनकी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं. उनका आप यकीन माने कि मुझे लगता है कि इस वक्त 60-65% जो वहां की पूरी लैंड है उस पर कहीं ना कहीं चारों तरफ से चीन ने कब्जा कर रखा है. चाहे उनके बंदरगाह हो, चाहे उनके रोड का पूरा काम हो, आज चीन की कंपनियां कर रही हैं. लेकिन हम वैसे तो उनसे नहीं लड़ सकते. हम भारत के अंदर रह के अगर चाइना प्रोडक्ट के ऊपर ये फोकस करते हैं कि हमारे लोग एक तय कर लें कि चाइनीज चीजें हमें नहीं लेनी है, तो ये हम बहुत बड़ा रोल निभाएंगे. सुशील जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, मैं खत्म करूं, वैसे इशारा हो गया. मैं यासिर जिलानी जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि क्योंकि मेरा मानना है कि चीन एक व्यापारी मुल्क है और उसको पाकिस्तान से कोई फायदा नहीं होने वाला है. अगर वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा तो ऐसा हो सकता है कि हिंदुस्तानी जिस दिन चाइना के माल का बहिष्कार शुरू कर देंगे, उस दिन चीनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा. और ये बात चीन समझ चुका है, इसलिए उसने अपनी टोन डाउन कर रखी है इस मुद्दे पर, और वो बिल्कुल बिना बात किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहता. बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए. तो आगे आने वाले दिनों में हमें और नए डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेंगे, इस पर भी हम बात करने के लिए तैयार रहेंगे. आप रहिए जी सलाम के साथ.